हेलो एवरीबॉडी। तो आज की इस वीडियो में हम अकाउंटेंसी के 2023 के कंप्लीट मॉडल पेपर के सॉल्यूशंस को इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। इस वीडियो में हम इनके ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे और जैसे मिलेंगे और उन 100 में से आपको 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मृत व्यक्ति के इच्छा से प्राप्त संपत्ति को कहा जाता है प्रॉपर्टी एज ए रिजल्ट ऑफ द विल ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर इज कॉल्ड। तो जिस पर्सन की मृत्यु होती है और वो मृत्यु के बाद वो ये कहता है कि मेरी जो प्रॉपर्टी है वो इस ऑर्गेनाइजेशन के नाम हो जाए, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो लीगेसी कहलाता है, वो वसीयत कहलाता है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये मैंने आपको एनपीओ के चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा रखा है। ठीक है, फिर देखो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ऑल रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ कंज्यूमेबल आर ट्रीटेड एज। तो जितने भी रिसिप्ट होते हैं यानी कि जितने भी प्राप्तियां होती है उपभोगजन्य मदों की बिक्री से, उन्हें हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं, वो क्या होता है। तो जितने भी कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं जिन्हें सेल करने से हमें रिसिप्ट प्राप्त होता है उन्हें हम रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। यानी कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखो अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ऑल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल नेचर आर शोन इन। बड़ा इजी क्वेश्चन है, कैपिटल नेचर के जितने भी रिसिप्ट होते हैं उन सभी को हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। यानी कि थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखो अब क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकम। तो ये मैंने आपको 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी करवाया और मैंने आपको बताया था इंडोमेंट फंड इनकम का स्रोत नहीं होता। यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखो 5 नंबर क्वेश्चन है, विनियोग पर प्राप्त ब्याज है यानी कि इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इज। तो इन्वेस्टमेंट पे जो हमें इंटरेस्ट प्राप्त होता है उन्हें हम इनकम की तरह ट्रीट करते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखो अब क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आप देखोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम बस रेवेन्यू रिसिप्ट को ही और रेवेन्यू एक्सपेंसेस को ही रिकॉर्ड करते हैं। और आप देखोगे परचेज ऑफ मटेरियल और कंजम्पशन ऑफ मटेरियल ये दोनों रेवेन्यू नेचर के हैं। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ए और बी दोनों। फिर देखो अब 7 नंबर क्वेश्चन है, ग्रांट रिसिप्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट इज। तो अगर किसी भी जनरल पर्पज के लिए गवर्नमेंट से अनुदान प्राप्त होता है तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है, वो होता है एक रिसिप्ट। यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर देखो अब 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट इज। तो फिर अगर हम एसेट को सेल करते हैं तो उससे हमें जो प्रॉफिट प्राप्त होता है वो क्या होता है, उसे कहते हैं हम इनकम। यानी कि वो हमारा आय होता है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखो 9 नंबर क्वेश्चन है, द ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट शोज। तो जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को एनपीओ में बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो स्टार्टिंग में हम कैश इन हैंड और कैश इन बैंक को शो करते हैं। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल द एबव। फिर देखो अब 10 नंबर क्वेश्चन है, वसीयत होती है यानी कि लीगेसी वसीयत होती है। तो फिर ये हमें फर्स्ट क्वेश्चन में ही देख लिया था कि वसीयत क्या होता है और मैंने आपको कंप्लीट चैप्टर के थ्योरी पार्ट को कवर कर रखा है, नोट शेयर कर रखा है पीडीएफ फॉर्मेट में। आपने नहीं देखा तो जाकर देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उन्हें कवर कर लेते हो तो आपके सारे सब्जेक्टिव कवर हो ही जाएंगे। साथ ही जितने भी ऑब्जेक्टिव होते हैं जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होते हैं वो सारे सॉल्व होने लगेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि जो लीगेसी होता है, जो किसी भी पर्सन की मृत्यु के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो एक ऑर्गेनाइजेशन को मिलती है, वो उनके लिए कैपिटल रिसिप्ट होता है। यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखो 11 नंबर क्वेश्चन है, ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज कैलकुलेटेड। तो अगर किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो उस टाइम जब हम जो मृत व्यक्ति है उसके प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं तो हम कब तक का कैलकुलेट करते हैं, तो जिस डेट तक पार्टनर की मृत्यु हो गई थी उस डेट तक के प्रॉफिट एंड लॉस को हम कैलकुलेट करते हैं। यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टिल दी डेट ऑफ डेथ। ठीक है, यानी कि उस पार्टनर की जो मृत्यु हुई थी उस डेट तक की प्रॉफिट को हम कैलकुलेट करते हैं। और मैंने आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करवा रखा है, पार्ट 1 का कंप्लीट नहीं देखा जाकर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर देखो अब 12 नंबर क्वेश्चन है, एक साझेदार की मृत्यु होने पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के समर्पण मूल्य के एक हिस्से को निम्न के पूंजी खाते में जमा किया जाता है। यानी कि ऑन द डेट ऑफ अ पार्टनर अ शेयर ऑफ सरेंडर वैल्यू ऑफ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी इज क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ। तो अगर किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो जो सरेंडर वैल्यू होता है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का, उसे हम किस में क्रेडिट करते हैं, कितने पार्टनर्स होते हैं उनकी कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट करते हैं। तो जितने भी पार्टनर होते हैं उन सारे के अकाउंट में हम क्रेडिट कर देते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर देखो अब क्वेश्चन नंबर 13 है, मृत साझेदार को देय राशि चुकाई जाती है। यानी कि द अमाउंट ड्यू टू द डिसीज्ड पार्टनर इज पेड टू हिज।
तो ये क्वेश्चन भी कई बार पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, मैंने करवा रखा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एग्जीक्यूटर, यानी कि जो निस्तारक होता है उसको देय राशि चुकाई जाती है, उसे पे की जाती है, यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, सरेंडर वैल्यू ऑफ एन इंश्योरेंस पॉलिसी मीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आर। तो जब हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के चैप्टर को कंप्लीट करा था, मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में सब कुछ बता रखा है। तो कई सारे मोड्स होते हैं डिजॉल्व करने के पार्टनरशिप फर्म को, उनमें से एक था म्यूचुअल एग्रीमेंट से, एक था कंपल्सरी डिसोल्यूशन और एक था ऑर्डर बाय कोर्ट। तो फिर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस। फिर देखो अब क्वेश्चन नंबर 16 है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन्स, यानी कि पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है कि जो फर्म है उसकी व्यवसाय का समापन करना और इसके साथ ही साथ जितने भी एसेट और लायबिलिटी उस फर्म के थे उन सभी को सेल कर देना, उन सभी को डिस्पोज कर देना, उन सभी का निपटारा कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों। फिर देखो 70 नंबर क्वेश्चन है, द अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट आर फर्स्टली पेड टू। तो एसेट को बेचने से जो हमें अमाउंट मिलता है उसका सर्वप्रथम यूज हम किस लिए करते हैं? तो जितने भी क्रेडिटर्स हैं जिन्हें हमें पैसे देने हैं उन्हें पे करने के लिए, यानी कि 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखो अब 80 नंबर क्वेश्चन है, पुराने साझेदार का त्याग बराबर होता है द सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर इज इक्वल टू। तो देखो ओल्ड पार्टनर था, यानी कि उसका जो, क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहा है तो ओल्ड रेशियो बड़ा होगा, न्यू रेशियो छोटा होगा। तो सेक्रीफाइस रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हम ओल्ड रेशियो से माइनस करेंगे न्यू रेशियो को, और वो फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। तो 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर देखो अब 90 नंबर क्वेश्चन है, फर्म के समापन पर संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि को लिखा जाता है, यानी कि अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट और डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इज रिकॉर्डेड। तो फिर डिसोल्यूशन जब हम करते हैं फर्म का, तो जितने भी एसेट होते हैं उन्हें सेल करने पर जो अमाउंट हमें रिसीव होता है उन्हें हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखो 20 नंबर क्वेश्चन है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म गुडविल अकाउंट इज ट्रांसफर टू। तो जब हम पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करते हैं तो उस केस में हम गुडविल को कहाँ ट्रांसफर करते हैं? तो वो हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखो 21 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन वन ऑफ द पार्टनर टेक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी देन हिज कैपिटल अकाउंट इज। तो जब कोई पार्टनर ये जिम्मेदारी लेता है कि जो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है उसे मतलब वो पे कर देगा, तो उसका जो कैपिटल अकाउंट होता है वो क्या होता है? तो उसकी कैपिटल अकाउंट को वहाँ किया जाता है क्रेडिट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखो 22 नंबर क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म फिक्टिटियस एसेट्स आर ट्रांसफर टू। तो जब हम पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करते हैं तो जो फिक्टिटियस एसेट्स होता है उन्हें हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं? तो उन्हें हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखो 23 नंबर क्वेश्चन है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर रिटेन इन विच साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं हम, तो जितने भी खर्चे होते हैं, जितने भी एसेट हैं, जितने भी लायबिलिटी हैं, उन सभी को रियलाइज करने पर जो कुछ भी खर्चे होते हैं उन्हें हम कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो उन्हें हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, किन साइड में हम रिकॉर्ड करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो उन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड में, यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखो 24 नंबर क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स इज रिकॉर्डेड इन विच साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये भी मैंने आपको प्रीवियस ईयर में करवा रखा है, मैंने शायद 2020 में या फिर 21 के पेपर में आपको करवाया था ये वाला क्वेश्चन। तो फिर जब हम फर्म को डिसॉल्व करते हैं तो उस टाइम जितने भी एसेट होते हैं हमारे पास उनकी बुक वैल्यू को हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर देखो अब 25 नंबर क्वेश्चन है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स आर रिकॉर्डेड। यानी कि जब हम क्रेडिटर्स को पे करते हैं तो उन्हें हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? तो उन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखो अब 26 नंबर क्वेश्चन है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर क्लोज थ्रू। तो सबसे एंड में हम बैंक अकाउंट के थ्रू पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं, यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बैंक खाते के माध्यम से साझेदारों के पूंजी खाते बंद किए जाते हैं। फिर 27 नंबर क्वेश्चन है, इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज ट्रांसफर टू। तब जब हम पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करते हैं तो जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट होता है उन्हें हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? उन्हें भी हम ट्रांसफर कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, यानी कि 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखो अब 28 नंबर क्वेश्चन है,
द कमीशन पेबल टू पार्टनर ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट इज रिटेन टू विच साइड ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट। तो जिस पार्टनर को कमीशन पे करना है तो कमीशन पेबल को हम किस साइड में रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड में। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखो अब 29 नंबर क्वेश्चन है, टू क्लोज द एसेट अकाउंट दे आर। तो फिर ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा अल्टर है, मुझे समझ में ठीक से आ नहीं रहा है, लेकिन फॉर यू इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि जो एसेट होते वगैरह होते हैं तो उनका डेबिट साइड जो होता है वो मतलब उनका डेबिट बैलेंस होता है। तो फिर इसका आंसर मे बी ए हो जाए, ठीक है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। 29 का आंसर मे बी ए हो सकता है। फिर देखो अब 30 नंबर क्वेश्चन है, एसेट आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट ऑन। तो फिर जितने भी एसेट होते हैं जो हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं उन्हें किस वैल्यू पर हम ट्रांसफर करते हैं, तो हम बुक वैल्यू पर ट्रांसफर करते हैं। यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हम बुक वैल्यू पर ही एसेट को रिकॉर्ड करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में जब हम पार्टनरशिप हमको डिजॉल्व करते हैं तो, ठीक है। फिर देखो अब 31 नंबर क्वेश्चन है, इफ नथिंग इज डायरेक्टेड रिगार्डिंग लायबिलिटी एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन देन इट विल बी पेड एट। तो फिर अगर ऐसा कुछ भी दिया हुआ नहीं है कि हमें मतलब लायबिलिटी के बारे में कुछ भी दिया हुआ नहीं है कि हमें उसे किस तरीके से पे करना है, तो फिर हम ये मानकर चलते हैं कि हमने बुक वैल्यू पर ही जितने भी हमारे लायबिलिटीज थे उन्हें पे कर दिया। यानी कि 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखो अब 32 नंबर क्वेश्चन है, द लॉस अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ। तो बैलेंस शीट में जो भी लॉस अपीयर होता है या फिर जो भी प्रॉफिट ही क्यों ना हो उन्हें हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उन्हें हम पार्टनर के उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यानी कि 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखो 33 नंबर क्वेश्चन है, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर इज बोर्न बाय। तो फिर जितने भी प्रॉफिट और लॉस होते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को जब हम प्रिपेयर करते हैं, कोई पार्टनर फर्म में एडमिट हो रहा है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। ये तो मतलब पता ही है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर कुछ नहीं पता तो आप रिवीजन सीरीज की वीडियो देख लो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो फिर जब हम किसी पार्टनर को इंटर करते हैं एडमिट करते हैं अपने फर्म में, तो हम प्रिपेयर करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं हम, तो फिर जो भी प्रॉफिट और लॉस निकल कर आता है वो सारे किसके द्वारा उठाए जाते हैं, मतलब किन्हें उन्हें वहन करना पड़ता है। तो जितने भी ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उन्हें वहन करना पड़ता है। यानी कि 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट शेयर करेंगे, अगर लॉस हुआ तो लॉस उन्हें पे करना पड़ेगा। फिर देखो अब 34 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन अ न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश देन हिज शेयर विल बी डेबिटेड टू। तो उसका जो उनका जो गुडविल होगा, गुडविल को डेबिट कर देते हैं हम कैपिटल अकाउंट नए पार्टनर से। यानी कि 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखो अब 35 नंबर क्वेश्चन है, एक्यूमुलेटेड लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन। तो जो एक्यूमुलेटेड लॉस होते हैं यानी कि जो संचित हानि होती है उन्हें किस तरीके से बांटा जाता है, तो उन्हें ओल्ड पार्टनर्स को शेयर कर दिया जाता है उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यानी कि 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखो 36 नंबर क्वेश्चन है, द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करने के बाद जो कुछ भी प्रॉफिट लॉस निकल कर आता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, उन्हें ओल्ड पार्टनर के द्वारा वहन किया जाता है और उन्हें ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी कि 36 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि आप ज़्यादा क्वेश्चन को रटने की कोशिश मत करना, आप बस कॉन्सेप्ट क्लियर करो अकाउंटेंसी में, क्योंकि अकाउंटेंसी में अगर थोड़े बहुत लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो अगर आपने रटा हुआ है तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, अगर आपने रटा नहीं, आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करा तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। फिर देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है, इन पार्टनरशिप फर्म गुडविल इज ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमारा गुडविल है उसे हम किस मतलब वो किससे संबंधित है, तो वो संबंधित है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 से। यानी कि 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखो 38 नंबर क्वेश्चन है, साझेदार के अवकाश ग्रहण के कारण यानी कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर विल काउच। तो जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो फिर हम तो गुडविल को वैल्यू करते ही हैं ताकि उन्हें पे किया जा सके। इसके अलावा जितने भी एसेट लायबिलिटी होते हैं उनको रिवैल्यूड फिगर पर हम प्रिपेयर करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ताकि ये चेक कर सके कितना की प्रॉफिट और लॉस हो रहा है जो उन्हें ट्रांसफर करना है। इसके अलावा क्योंकि वो पार्टनर रिटायर कर रहा है तो फिर हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो भी चेंज हो जाता है। यानी कि 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल द एबव, ठीक है। फिर देखो 39 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ अ कंपनी। तो जो ऑथोराइज कैपिटल होती है वो पंजीकृत पूंजी होती है कंपनी की। यानी कि 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखो 40 नंबर क्वेश्चन है, इफ लॉस ऑन द री इशू ऑफ शेयर इज लेस देन द अमाउंट फॉरफिटेड।
प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू। तो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज थोड़ा चेंज करके यहाँ पे दिया हुआ है। तो जब हम कोई शेयर को री इशू करते हैं और इशू करने पर हमें जो कुछ भी मतलब लॉस होता है, तो फिर जो अमाउंट प्रॉफिट करते हैं, अगर प्रॉफिट हो रहा है कुछ, तो प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। तो प्रॉफिट तो मतलब आप ये बस सिंपल सी बात जान लो कि जब हम री इशू करते हैं शेयर को और जो अमाउंट फॉरफिट किया गया था उसे हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, उन्हें हम ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल रिजर्व में। यानी कि 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर देखो 41 नंबर क्वेश्चन है, द एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ शेयर कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट। तो फिर इन सभी चीज़ों को अलॉटमेंट के टाइम यानी कि आवंटन के टाइम सेटल कर दिया जाता है, एडजस्ट कर दिया जाता है। यानी कि 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखो 42 नंबर क्वेश्चन है, कैपिटल इंक्लूडेड इन द लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड। तो कंपनी के दायित्व में जोड़ी जाने वाली पूंजी क्या कहलाती है, वो कहलाती है पेड अप कैपिटल यानी कि चुकता पूंजी। तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 43 नंबर क्वेश्चन है, शेयर आर इश्यूड एट। तो शेयर को कैश और कंसिडरेशन अदर देन कैश में भी हमने पढ़ रखा है, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है ए और सी बोथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन का। अब देखो 44 नंबर क्वेश्चन है, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट इज इन द नेचर ऑफ। तो ये भी हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है। तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन भी शायद प्रीवियस ईयर में नहीं तो फिर प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर में पूछा ही गया था। ठीक है, फिर देखो 45 नंबर क्वेश्चन है, लॉस ऑन री इशू ऑफ डिबेंचर इज शोन अंडर विच हेड इफ इट इज टू बी रिटन ऑफ विद इन 12 मंथ्स। तो ये मतलब मैंने जो पढ़ा, जहाँ तक मुझे पता है, ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस के हेड के अंतर्गत लिखा जाता था, लेकिन ऑप्शन में नॉन करेंट एसेट, इंटेंजिबल एसेट, करेंट लायबिलिटी। तो वैसे तो मैं श्योर नहीं हूँ, तो मैं बता भी नहीं सकता, मुझे नहीं पता है। आप अगर जानते होगे तो कमेंट कर देना। ठीक है, ये दो क्वेश्चन थे जो मुझे पता नहीं था। एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिया और एक ये क्वेश्चन, इसके अलावा सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो 46 नंबर क्वेश्चन है, डिबेंचर होल्डर रिसीव। तो जो डिबेंचर होल्डर होते हैं यानी कि जो ऋण पत्रधारी होते हैं उन्हें क्या मिलता है। तो जितने भी ऋण पत्रधारी होते हैं उन सभी को इंटरेस्ट दिया जाता है, यानी कि 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर इज, यानी कि ऋण पत्र शोधन प्रीमियम है। तो ये क्या होता है, ये होता है लायबिलिटी, ये होता है दायित्व। यानी कि 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखो 48 नंबर क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन आर। तो हमें देख रखा है ओवर सब्सक्रिप्शन जब सब्सक्रिप्शन ज़्यादा हो जाए, अंडर सब्सक्रिप्शन जब हम रिक्वायर्ड चाहिए होता है उससे कम रहे तो उसे कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, और फुल सब्सक्रिप्शन यानी कि सब्सक्रिप्शन जितने अमाउंट में था उतना हो गया। तो फिर ये तीनों टाइप के सब्सक्रिप्शन होते हैं। तो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल द एबव। फिर देखो 49 नंबर क्वेश्चन है, द अलॉटमेंट ऑफ शेयर आर मेड अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन ऑफ द कंपनी एक्ट। तो कंपनी एक्ट 39 के अकॉर्डिंग ही शेयर को अलॉट किया जाता है। तो 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब इसके बारे में कंपनी एक्ट 39 में दिया हुआ है। फिर देखो अब क्वेश्चन नंबर 50 है, इफ एक्स्ट्रा मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ शेयर आर नॉट रिटर्न विद इन 15 डेज देन इंटरेस्ट विल बी पेड एट। तो फिर यहाँ पे कहा जा रहा है, यदि आवेदन पर प्राप्त अतिरिक्त राशि 15 दिनों के अंदर नहीं लौटाई जाती है तो उस पर कितना % का ब्याज लगता है। तो ये हमने कंपनी अकाउंट में पढ़ रखा है। अगर ऐसा होता है उन्हें 15 दिनों के अंदर लौटाया नहीं जाता तो फिर उस पर 12% पर एनम का चार्ज लगता है, उतना उन्हें पे करना पड़ता है उस राशि के साथ। तो इसलिए क्वेश्चन में 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ठीक है 12% पर एनम। तो यहाँ हमने अकाउंटेंसी के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर लिया। इतने सारे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, 100 पूछे जाते हैं, 100 को एक वीडियो में कवर करना बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक है और वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है। तो इस वीडियो में 50 का ऑब्जेक्टिव हम कवर करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूँ कि हमने ऑलरेडी BST, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सारे की कंप्लीट मॉडल पेपर को सॉल्व करके अपलोड कर रखा है। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप कमेंट कर देना, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। अदरवाइज आप वीडियो सेक्शन में जाकर खोज सकते हो, आपको सारी वीडियो मिल जाएंगे। और मैं फिर से रिपीट कर दूं कि आप रिवीजन सीरीज के सारी वीडियो को जरूर देख लेना, वहाँ मैंने नोट्स भी प्रोवाइड कर रखा है PDF फॉर्मेट में। तो फिर आप उनसे रिवीजन कर लेना, उससे आपके लॉन्ग पे बनेंगे ही बनेंगे। साथ ही साथ ये जो शॉर्ट है आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेंगे और ये जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड अकाउंटेंसी में, वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बस।